गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल, फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू दिस सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। अब ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो टेररिस्ट ने बारबैरिक बर्बर तरीके से हमारे भाइयों को शहीद किया था, उस एक्शन के बदले के लिए या उस एक्शन को एवेंज करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर 9 मेजर साइट्स पर मिसाइल फायरिंग की गई है। देखा गया है कि इंडिया ने इस ऑपरेशन के दौरान मल्टीपल स्टेट ऑफ आर्ट एम्यूनिशंस का प्रयोग किया है। इंडियन फाइटर जेट्स ने स्टैंड ऑफ रेंज से यानी कि बॉर्डर क्रॉस किए बगैर ही पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अड्डे, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किए और वहां पर तबाही मचा दी है, मस्त कलंदर कर दिया वहां पर। अब जनरली दिस इज एन एस्केलेटरी मेजर। अब इसी प्रकार से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच में आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें तो 3 साल से ऊपर हो चुका है। 2022 फेब के अंदर रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन लॉन्च किया था। रशिया को उम्मीद थी कि इस इन्वेजन को वो कुछ ही हफ्तों में समाप्त कर लेगा, लेकिन यूक्रेन वॉज बैक्ड बाय द नेटो मेंबर, स्पेशली यूएस। तो यूएस ने यूक्रेन को पूरी तरह से सहायता दी, वेपन्स, इक्विपमेंट, फाइनेंशियली, जिसके दम पर यूक्रेन जो है वो रशिया के असॉल्ट को, अटैक को विथस्टैंड कर पाया है। उसी प्रकार से हमने देखा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायली सिटीजन्स पर आर्म्ड अटैक किया। वो सिटीजन्स पार्टी कर रहे थे एक एरिया के अंदर, हमास ने उन सिटीजन्स पर अटैक किया, अनप्रोवोक्ड उनको बंदी बनाया। उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने गाजा पट्टी पर इस प्रकार से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की कि अगर आप गाजा को इंटरनेट पर सर्च करके देखें तो गाजा जो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से फुटबॉल का मैदान, प्लेन, सपाट, इतनी हैवी डिस्ट्रक्शन हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में ख्याल होता होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की आर्म्ड एग्रेशंस, अगर मैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो हमने तो सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है। दिस वाज नॉट एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन वाज डन बाय पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने एग्रेशन केवल 22 अप्रैल को ही नहीं किया था पहलगाम में। इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान ने टेरर का यूज किया है एज अ वेपन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। 26/11 अक्षरधाम मंदिर पर अटैक, पार्लियामेंट पर अटैक, 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, उसी प्रकार से इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट करके भारत के अलग अलग सिटीज के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट, उसी प्रकार से उरी में अटैक, रियासी में अटैक और पुलवामा में अटैक। तो इन सब का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी ऐसी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं विच आर डिजास्टर्स टू द वर्ल्ड पीस। अब आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि इस संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस, यूएन का क्या रोल है। और एक प्रश्न आता है कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, एक ऐसी बॉडी जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 51 राष्ट्रों ने 1945 में यूएन की स्थापना की थी। ऑब्जेक्टिव था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीस को स्थापित किया जा सके। आप स्टूडेंट्स जानते होंगे कि यूएन किस बैकड्रॉप में, किस बैकग्राउंड के अंदर यूएन की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी समाप्त हुआ था। हम इससे पहले जानते हैं जब वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और इंटरनेशनल संस्थान की स्थापना की गई थी, लीग ऑफ नेशंस। अब वो लीग ऑफ नेशंस जो है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और ऑब्जेक्टिव यही था कि राष्ट्र एक दूसरे से, अगर राष्ट्रों के बीच में डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो राष्ट्र मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर उन डिस्प्यूट्स को सुलझा सके। राष्ट्र फोर्स का उपयोग ना करें, युद्ध का उपयोग ना करें, क्योंकि युद्ध जो है वो तबाही लेकर आता है, युद्ध जो है वो घरों को उजाड़ता है और राष्ट्र को कई साल, कई दशक पीछे ले जाता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। लेकिन देखा गया कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना तो कर दी गई,
यूएस के लीडर्स, यूरोप के कुछ लीडर्स द्वारा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, लेकिन उसके पश्चात भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। 1 सितंबर 1939 के अंदर हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया और इस अटैक के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ, आरंभ हुआ। और वर्ल्ड वॉर 2 1945 में जाकर समाप्त हुआ। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं तकरीबन 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के भयानक दृश्य को पूरे विश्व कम्युनिटी ने देखा, वर्ल्ड कम्युनिटी ने देखा, तो वर्ल्ड कम्युनिटी को लगा कि क्यों ना एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाए जिसका सहारा लेकर राष्ट्र अपने मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सके और बात युद्ध तक, आर्म कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचे ही ना। तो इसी के लिए यूएन की स्थापना हुई 1945 के अंदर। यूएन के प्रमुख 6 ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोप मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एट लास्ट यूएन सेक्रेटरीट। अब यूएन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल सौंपा गया था। यूएन की स्थापना 1945 में 51 राष्ट्रों द्वारा की गई थी, लेकिन आज यूएन की जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। भारत उसका फाउंडिंग मेंबर था। अब यूएन की स्थापना के साथ विश्व के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई थी, एक होप पैदा हुई थी कि हो सकता है कि विश्व के अंदर अब अगर राष्ट्रों के बीच में मतभेद भी पैदा होता है, डिस्प्यूट भी पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है, तो राष्ट्र फोर्स का, बल का सहारा नहीं लेंगे। राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीके से यूएन के टेबल पर बैठकर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि यूएन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद भी देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो लोकल, स्मॉल और बिग, यूएन की स्थापना के बाद तकरीबन 480 के आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, 480 के आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स यूएन की स्थापना के बाद भी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या यूएन आज भी रेलेवेंट है? क्या यूएन आज भी प्रासंगिक है? क्या यूएन आज भी रेलेवेंट है? या यूएन जो है एज अ बॉडी इंटरनेशनल पीस को स्थापित करने के लिए रेलेवेंट है, या फिर यूएन जो है वो एक प्रकार की रिडंडेंट बॉडी है, अनावश्यक बॉडी है, जिसका होना या ना होना किसी प्रकार से कोई भेद, कोई फर्क नहीं डालता? तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, क्या यूएन अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक यूटोपियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्र एकत्रित होकर एक टेबल पर बैठकर अपने मसलों को सुलझाएंगे। दे विल कम अप विद अ शेयर्ड सॉल्यूशंस। ये देखिए, मोटो ऑफ यूएन, अ प्लेस वेयर द नेशंस कैन गैदर टुगेदर, डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशंस। यूएन का उद्देश्य यही था कि राष्ट्र एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अपने चैलेंजेस को, अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाएंगे और म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या असल में ऐसा हुआ? देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का रोल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन या संयुक्त राष्ट्र क्या रोल निभाता है? यूएन के अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेजर पॉइंटर्स की बात करूं, तो यूएन के कुछ प्रमुख रूल है, जैसे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नाउ वी ऑल नो यूएन इज अ बॉडी, जनरल असेंबली, यूएन के अंदर एक बॉडी है जनरल असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ 193 नेशंस। नाउ दिस बॉडी, और वी कैन से द जनरल असेंबली, it consists of 193 members, and now the objective of general assembly is that the nations can coordinate। राष्ट्र जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उनके बीच में जो इश्यूज हैं वो यूएन के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकते हैं और यूएन की सहायता से इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। यूएन के सेशंस हर साल होते हैं। यूएन के अंदर सेशंस होते हैं जिसके अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं, राष्ट्र हैं, वो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चाएं करते हैं और उन चर्चाओं के बाद रेजोल्यूशंस पास होते हैं कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषयों या चैलेंजेस को, चुनौतियों को टैकल किया जाए। तो कहीं ना कहीं यूएन जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेशन बढ़ाने का एक माध्यम है। दूसरा, रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अगर राष्ट्रों के बीच में डिस्प्यूट होता है
अगर राष्ट्रों के बीच में किसी भी विषय को लेकर डिस्प्यूट होता है तो राष्ट्र जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सहारा ले सकते हैं। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की ही एक मेंबर ऑर्गन है, यूएन का ही ऑर्गन है। तो यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक एडजुडिकेटरी ऑर्गन है जहां पर राष्ट्र अपनी सहमति के साथ अपने डिस्प्यूट्स लेकर जा सकते हैं। और यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, इंटरनेशनल प्रिवेलिंग इंटरनेशनल लॉ के अनुसार अब के अनुसार डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट्स और चैलेंजेस को रिजॉल्व करते हैं। अब यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग, या यूं कहो कि आईसीजे चार्टर के अकॉर्डिंग, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लॉ का प्रयोग करता है, ट्रीटीज का प्रयोग करता है, कस्टम्स का प्रयोग करता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस का प्रयोग करता है। इन सभी लॉज के सोर्सेज का प्रयोग कर आईसीजे राष्ट्रों के बीच में डिस्प्यूट्स को सुलझाने का प्रयास करता है। हमने देखा गया कि बहुत सारे केसेस के अंदर राष्ट्रों के डिस्प्यूट आईसीजे तक पहुंचे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन किया है। नॉर्वेजियन फिशरीज केस, नॉर्थ चैनल केस, कॉर्फू केस, ये सभी केस ऐसे केस हैं जिसके अंदर आईसीजे ने दो राष्ट्रों के बीच में इशू को रिजॉल्व किया। तो कहीं ना कहीं आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस। अब तीसरा सबसे प्रमुख काम जिसके लिए यूएन की स्थापना की गई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना करना। आईसीजे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये मैंडेट है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं शांति भंग होने की संभावना है, मतलब ऐसे हालात बन रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि हो सकता है दो राष्ट्र आपस में भिड़ जाएं या फिर दो आर्म्ड ग्रुप आपस में भिड़ जाएं एंड इट विल गिव राइज टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो उस केस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के पास यूएन चार्टर के आर्टिकल 42 के अंदर यह पावर है, यह अथॉरिटी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बल का प्रयोग करके इंटरनेशनल पीस को स्टैब्लिश कर सकता है। और चौथा है रेजोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके साथ साथ यूएन, चूंकि यूएन एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल बॉडी है, तो यूएन का एक मैंडेट यह भी है कि यूएन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों के ऊपर चैलेंजेस को हल करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि यूएन के एजिस के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनके अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ क्षेत्रों के अंदर अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सामाजिक प्रॉब्लम्स है, तो यूएन की एजेंसीज, चाहे वो यूएनएचसीआर हो, चाहे वो यूएनडीपी हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, यह सभी एजेंसीज अलग अलग राष्ट्रों के अंदर, खासकर ऐसे राष्ट्रों के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, विच आर नॉट इकोनॉमिक एंड सोशली स्टेबल, तो यह एजेंसीज इन राष्ट्रों के अंदर अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाती हैं। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ऐसे राष्ट्रों के अंदर जहां पर खाने की समस्या है, लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा, वहां पर यूएन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाता है। उसी प्रकार से अब जैसे देखा होगा कि यमन के अंदर पिछले कुछ समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर हुती रिबेल्स और सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के कुछ पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण यमन जैसी कंट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। तो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, दवाइयां, खाना, राशन, पानी किसने पहुंचाया? यूएन ने। तो यूएन की ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को हल करने का प्रयास करती हैं। हमने देखा यूएन के एजिस के अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के आधार पर पूरे विश्व ने यह तय किया कि वर्ल्ड के टेम्परेचर को या एनवायरमेंटल क्राइसिस को किस प्रकार से टैकल, डील किया जाए। तो यूएन ना केवल राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, यूएन ना केवल अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट्स, झगड़ों को सुलझाने का कार्य करता है, यूएन ना केवल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना का प्रयास करता है, यूएन इसके साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी सॉल्व करने का प्रयास करता है। अब मैंने आपको बताया कि यूएन का एक मुख्य मैंडेट
यह है कि यूएन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना बरकरार रखे या शांति की स्थापना करे। यूएन का आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएन की स्थापना के बाद, हालांकि ऑब्जेक्टिव यही था, उद्देश्य यही था कि यूएन की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएन की स्थापना के बाद भी छोटे बड़े 480 कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया के अंदर हुए हैं आज तक। देखिए, यूएन की एस्टैब्लिशमेंट के बाद भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े, अगर मैं सिर्फ बड़े झगड़ों की बात कर रहा हूं, बड़े आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा हूं, कोरियन वार 1950 के अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया द्वारा विद चाइनीज बैकिंग आक्रमण किया गया, और इस आक्रमण को रिपेल करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया और यूएन की फोर्सेस ने इस आक्रमण को रिपेल करने का पूरा प्रयास किया, और जिसके अंदर यूएन सफल भी हुआ और कोरिया जो है वो डिवाइड हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। गल्फ वॉर 1991, 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ जो तकरीबन 10 वर्ष चला। उसके बाद 1991 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। आप सभी इस घटना से भली भांति परिचित होंगे। यू मस्ट हैव सीन अ मूवी एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट के अंदर उस बैकड्रॉप के ऊपर ही वो मूवी बनाई गई है। यू मस्ट हैव सीन कि जहां पर अक्षय कुमार प्रयास करता है लोगों को इवैक्यूएट करने का फ्रॉम कुवैत। दैट वाज अ रियल स्टोरी बिकॉज 1991 के अंदर इराक अंडर द लीडरशिप ऑफ सद्दाम हुसैन इट इन्वेडेड कुवैत। इट क्लेम्ड कि कुवैत जो है वो इराक का ही हिस्सा है। 1991 के अंदर इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और यूएन के एजिस के अंदर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया गया और इराकी फोर्सेस को बाहर खदेड़ा गया। उसके पश्चात यूगोस्लावियन सिविल वॉर 1990 से 1994 के दशक में, 1991 से 2001 के दशक में यूगोस्लाविया के अंदर एक बहुत ही भयंकर सिविल वॉर हुआ। यूगोस्लाविया, अगर आप आज यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो आपको यूगोस्लाविया नाम की कोई कंट्री मिलेगी ही नहीं, लेकिन यूगोस्लाविया एक ऐसी कंट्री थी जो अब 6 हिस्सों में बट गई है, 6 राष्ट्रों में बट गई है। क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्नियन हर्जोगोविना, मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया, ऐसे करते करते यूगोस्लाविया 6 हिस्सों में बट गया। 1990 के दशक में यूगोस्लाविया में सिविल वॉर शुरू हुआ। बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसके अंदर बहुत सारे मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसके और सर्बिया द्वारा इस युद्ध के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई गई। क्रोएशिया के ऊपर आक्रमण किया गया और क्रोएशियन जो एक एरिया था, बिकॉज यूगोस्लाविया के अंदर अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग रहते थे। मार्शल टीटो जब तक जीवित थे तब तक यूगोस्लाविया एक इंटीग्रेटेड यूनिट था। मार्शल टीटो की डेथ के बाद यूगोस्लाविया बिखरना शुरू हो गया। ये 1990s का टाइम था और यूगोस्लाविया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। सर्बिया द्वारा क्रोएशिया और अन्य इलाकों पर आक्रमण किया गया और इतना भारी आक्रमण किया गया कि हजारों की तादाद में लोग मारे गए। इस यूगोस्लावियन सिविल वॉर के अंदर यूएन ने एक्शन लिया, यूएन की फोर्सेस ने एक्शन लिया। रवांडन सिविल वॉर 1990 से 1994, रवांडा के अंदर हुथी और तुत्सी 2 एथनिक ग्रुप्स, तुत्सी जो रवांडा पर रूल कर रहे थे उनको हटाकर रवांडा के अंदर एक रिपब्लिक स्थापित किया गया। तुत्सियों ने एक आर्म्ड ग्रुप बनाया और रवांडा पर आक्रमण किया। उनके बीच में और रवांडा की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में युद्ध हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिसके अंदर एस्टिमेटेड 5 लाख तुत्सी और 10 लाख हुती मारे गए। इस भयंकर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखा गया कि यूएन की फोर्सेस जो हैं वो कोई भी खास रोल अदा नहीं कर पाई। इन्वेजन ऑफ इराक 2003 के अंदर यूएस ने इराक पर इन्वेजन किया। यूएस ने इराक पर इन्वेजन किया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कि इराक इज होल्डिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इराक जो है वो विश्विक शांति के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इस आधार पर यूएस ने विद द सपोर्ट ऑफ स्पेन एंड ब्रिटेन इराक पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के संदर्भ में, हालांकि दिस वाज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
इराक के पास कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं, लेकिन फिर भी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इराक हैविंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यूएस ने इराक पर इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को मारा गया। सद्दाम हुसैन को वहां की कोर्ट्स ने ही फांसी की सजा दी और इराक के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसके कारण बाद में फिर इराक के अंदर आईसिस का जन्म हुआ। सीरियन सिविल वॉर 2011, मिडिल ईस्ट के अंदर सीरियन सिविल वॉर एक बहुत ही दर्दनाक इवेंट है। 2011 अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया के अंदर बशर अल असद की फोर्सेस और सीरिया के अंदर रिबेल ग्रुप्स के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हुआ। इस सिविल वॉर का फायदा उठाते हुए आईसिस ने सीरिया, जो ऑलरेडी आईसिस इराक के अंदर अपने पैर जमा चुकी थी, उसने सीरिया के अंदर भी अपने पैर जमाने शुरू किए और आईसिस 2014-15 तक विश्व शांति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। यूएन सीरियन सिविल वॉर के अंदर किसी भी प्रकार से एक्शन लेने में नाकाम रहा। रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया एनेक्स कर लिया। क्रीमिया के अंदर रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा थी। रशिया ने कहा क्योंकि क्रीमिया के अंदर जो डोमिनेंस रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन का है, इस आधार पर रशिया ने क्रीमिया का एरिया एनेक्स, रशिया ने यूक्रेन का एरिया क्रीमिया एनेक्स किया और यूएन इस घटना पर कोई भी या इस इंसिडेंट पर कोई भी प्रतिक्रिया देने में असफल रहा। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और उसके साथ साथ रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। रशियन अटैक ऑन यूक्रेन 2022 फरवरी में शुरू हुआ। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया इस आधार पर क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप लेने जा रहा था, तो रशिया वॉज अगेंस्ट यूक्रेन टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ नेटो। रशिया अटैक्ड यूक्रेन और वह यह युद्ध तकरीबन 3 साल से अधिक समय से चल रहा है, ड्रैग ऑन हो रहा है, लेकिन यूएन इस युद्ध को समाप्त करने में असफल रहा है। उसी प्रकार से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट 1948 का, जब इजराइल स्टेट की स्थापना हुई थी यूएन के अंडर। यूएन ने इजराइल की स्थापना की थी ताकि ज्यूज को उनका ट्रेडिशनल होमलैंड मिल सके। उसके पश्चात अरब कंट्रीज जो इजराइल की स्थापना के अगेंस्ट थे, अरब कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर कई आक्रमण किए 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1973 में, लेकिन इजराइल ने इन सभी आक्रमणों का पुरजोर जवाब दिया और कुछ एरियाज जो पहले इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे उन एरियाज पर भी कब्जा किया। फॉर एग्जांपल गोलन हाइट्स, फॉर एग्जांपल वेस्ट बैंक। तो इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट तकरीबन 1948 से ही चल रहा है और अब जाकर, हालांकि बीच में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, ओस्लो अकॉर्ड्स 1990s के अंदर, तब उम्मीद की थी दुनिया ने कि शायद इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में शांति हो जाएगी, लेकिन उसके पश्चात भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में शांति नहीं हो पाई। तो मैंने आपके सामने कुछ लिस्ट रखी है इंसिडेंट्स की जहां पर यूएन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर तो यूएन सफल रहा, लेकिन मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर यूएन शांति स्थापित करने में सफल नहीं रहा। अब देखिए, क्या यूएन के पास इंटरनेशनल लेवल पर फोर्स यूज करने की पावर है ताकि जो राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर अग्रेशन कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसको सबक सिखाया जा सके? तो उत्तर है हां। आर्टिकल 42 यूएन चार्टर, यूएन चार्टर के आर्टिकल 42 के तहत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यह निर्णय लेता है विद कंसेंसस कि किसी क्षेत्र के अंदर, किसी एरिया के अंदर आर्म्ड एग्रेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ पीस को रोकने के लिए बल का प्रयोग आवश्यक है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बल का प्रयोग कर सकता है। जैसे हमने बताया कि यूएन ने बल का प्रयोग किया ऑन द केस ऑफ इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत या फिर नॉर्थ कोरियन इन्वेजन ऑफ साउथ कोरिया। तो यूएन के पास आर्टिकल 42 ऑफ यूएन चार्टर के पास, हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल के पास यह ऑप्शन है कि सिक्योरिटी काउंसिल को अगर लगता है, हम सभी जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10
टेम्परेरी। तो सिक्योरिटी काउंसिल शुरू में, अगर सिक्योरिटी काउंसिल को ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी घटना होने वाली है जो वैश्विक शांति को भंग करेगी, दो राष्ट्र आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में फायरिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, तो ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीस, शांति को डिस्टर्ब कर सकती है। तो उस केस के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस विषय का संज्ञान लेता है, पार्टीज को रेकमेंड करता है, कंट्रीज को रेकमेंड करता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करें अंडर आर्टिकल 33। बहुत सारे तरीके होते हैं पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल करने के, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट। अगर इन शांतिपूर्वक तरीकों के पश्चात भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होती, राष्ट्र आपस में झगड़ते हैं, तो उस केस के अंदर अगर यूएन को लगता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन करते हुए अटैक कर रहा है, आर्म्ड एग्रेशन कर रहा है, तो यूएन आर्टिकल 42 का प्रयोग करते हुए, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 42 का प्रयोग करते हुए आर्म्ड एक्शंस ले सकते हैं। और यूएन इसके लिए जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उनके सामने और या उनके समक्ष एक रिक्वेस्ट रखती है कि आप सभी कृपया अपनी अपनी फोर्सेस को, आप इस ऑपरेशन के लिए अपनी अपनी फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन दीजिए। भारत भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रहा है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा रहे हैं। अब प्रश्न आता है, जब यूएन के पास किसी कंट्री द्वारा अवैध तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन करते हुए आक्रमण करने के पश्चात या आक्रमण को रोकने के लिए पावर है, अगर यूएन के पास आर्टिकल 42 के अंदर यूएन चार्टर के ये पावर है कि वो किसी राष्ट्र द्वारा किए गए अवैध आक्रमण को, आर्म्ड एग्रेशन को रोक सकता है बल का प्रयोग करते हुए, तो यूएन विश्व शांति को बहाल करने में अनसक्सेसफुल क्यों रहा है मोस्ट केसेस के अंदर? तो एक पॉइंट तो हमने देखा कि यूएन के पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास विश्व शांति को बहाल करने की शक्ति होते हुए भी यूएन कई केसेस के अंदर असफल रहा है। लेकिन अगर हम यूएन के अन्य रूल्स की बात करें तो यूएन ने कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण मुकाम भी हासिल किए हैं। यूएन की बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे यूएनडीपी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑन रेफ्यूजीज या हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज। तो यूएन की ये बॉडीज जो हैं वो अलग अलग स्फेयर्स के अंदर सक्सेसफुल रही हैं। जैसे यूएनडीपी सक्सेसफुल रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर गरीबी को मिटाने में अपना योगदान देने में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर एजुकेशन को, हेल्थ को, ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रमोट किया गया। ठीक है, अगर किसी राष्ट्र के अंदर, अब यूएन की कई सारी एजेंसीज जैसे यूएनडीपी कई गरीब कंट्रीज के अंदर, कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स चला रही हैं, जिसके तहत राष्ट्रों को आर्थिक सहायता, फूड असिस्टेंस, उसी प्रकार से हेल्थ असिस्टेंस दी जाती है। उसी प्रकार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भी राष्ट्रों को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जिनके अंदर फूड की स्कार्सिटी चल रही है, ऐसी कंट्रीज को फूड असिस्टेंस दी जाती है। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज को, शरणार्थी को असिस्टेंस देने का काम करते हैं। उसी प्रकार से यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के द्वारा बच्चों की, चिल्ड्रन की भलाई के लिए, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। तो प्रश्न आता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज, चाहे वो यूएनएचसीआर हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे वो एफएनए हो, चाहे वो यूएनडीपी हो, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी से लड़ने में अपना योगदान दे रही हैं, लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचा रही हैं, राष्ट्रों के अंदर नेशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम कर रही हैं, राष्ट्रों को फूड की समस्या से निपटने के लिए सहायता कर रही हैं, रेफ्यूजीज को असिस्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, तो क्या यूएन पूरी तरह से इररिलेवेंट है? उत्तर है नहीं। हालांकि देखा गया है कि यूएन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स के केस में शांति बहाल करने में अनसक्सेसफुल रहा है, लेकिन उस इशू को छोड़कर अन्य सभी इशू के अंदर यूएन की एजेंसीज ने एक बहुत ही सफल तरीके से, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अलग अलग एरियाज के अंदर उन एरियाज के विकास, एजुकेशन, फूड शॉर्टेज जैसी समस्याओं को से निपटने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो अगर हम कंक्लूजन पर जाएं तो यूएन अभी भी एक रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूएन के अंदर रिफॉर्म्स आवश्यक है। अगर यूएन के अंदर रिफॉर्म्स आ सके तो यूएन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बन जाएगा जो राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके शांति को परमानेंट, स्थायी तरीके से बहाल करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। देखिए, यूएन की रिफॉर्म के लिए सबसे पहला एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। देखा गया है कि यूएन खासकर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, उसके पश्चात यूएन के स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में कोई भी रिफॉर्म नहीं आया है। जो 5 मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स यूएन के शुरू से थे, वही 5 मेंबर्स यूएन के परमानेंट अभी भी हैं, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। उसी से दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन के अंदर देखा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कई बारी सिक्योरिटी काउंसिल निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर्स में के पास वीटो पावर है। 5 में से अगर एक भी मेंबर अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक निर्णय को वीटो कर देता है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल का निर्णय इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये वीटो पावर जो है वो कई बारी अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर साबित होती है। तो वीटो पावर को हटाने के लिए, ये वीटो पावर को हटाया जाना जरूरी है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिफॉर्म लाया जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन किया जाए। ऐसी कंट्रीज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनकर उभरी हैं पिछले 70 सालों के अंदर, जैसे भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऐसी कंट्रीज को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंक्लूड किया जाए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णय मेजॉरिटी बेसिस पे हो, ना कि कंसेंसस, यूनानिमस तरीके से। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो किसी इशू अगर वो परमानेंट मेंबर्स अगर किसी इशू के ऊपर डेलिब्रेशन कर रहे हैं तो निर्णय सभी मेंबर्स के यूनानिमस तरीके से या निर्णय को यूनानिमस तरीके से करने के बजाय अगर मेजॉरिटी से किया जाए तो वो बेहतर होगा, जिसके कारण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस, डिसीजन पैरालिसिस से इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखा गया कि यूएन के बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंड शॉर्टेज की वजह से यूएन के प्रोग्राम्स जो हैं वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होते। मेजर कारण है कि राष्ट्र, यूएन के पास अपना कोई सोर्स ऑफ फंड है ही नहीं। यूएन के सोर्स ऑफ फंड्स राष्ट्रों के कंट्रीब्यूशन से ही आते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि राष्ट्र यूएन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएं। और यूएन के अंदर जनरल असेंबली के अंदर, ये यूएन चार्टर के अंदर एक प्रकार से अमेंडमेंट की जाए और राष्ट्रों के ऊपर यह एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन डाला जाए कि राष्ट्र अपनी आर्थिक कैपेबिलिटी के हिसाब से यूएन को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देंगे ही देंगे। राष्ट्र जो है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी केसेस, राष्ट्र फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देने से मना नहीं कर सकते। चौथा है रिडक्शन ऑफ रेड टेपिज्म। देखा गया कि यूएन के अंदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसी प्रकार का जिस प्रकार का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारे भारत में देखने को मिलता है कि अगर फाइल एक बार किसी सरकारी अधिकारी के टेबल पर गई तो वो फाइल जो है वो टेबल पर ही रह जाती है। उस फाइल से वो फाइल कभी, ये उस फाइल के अंदर दिया हुआ कंटेंट कभी मटेरियलाइज हो ही नहीं पाता। तो यूएन भी रेड टेपिज्म का शिकार है। इसलिए यूएन के स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं। स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स लाने का सबसे बड़ा जो मेजर कार्य है वो ये है कि यूएन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है दैट शैल बी स्ट्रीमलाइन। जो निर्णय लेने का जो कार्य है वो स्ट्रीमलाइन हो और डिसीजंस जो हैं अलग अलग एजेंसीज अपने मैंडेट पर काम करें और यूएन का डिसीजन जो है वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से, बेहतर तरीके से लिया जा सके। अगर यूएन के अंदर ये रिफॉर्म्स कर दिए गए
expansion of Security Council, financial instability, reduction of red tapeism, adequate representation of at least Latin American and African countries. तो हो सकता है यूएन आज जिस स्तर पर अंतरराष्ट्रीय जिस स्तर पर विश्व में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, हो सकता है यूएन जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्थिति या अंतरराष्ट्रीय पीस को, इंटरनेशनल पीस को स्थापित करने में भी एक अहम भूमिका निभाए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के द्वारा आपको ये समझने में आसानी मिली होगी कि किस प्रकार से यूएन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, यूएन की एजेंसीज का क्या क्या रोल होता है और यूएन किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पीस और स्टेबिलिटी की स्थापना में अपना योगदान बेहतर तरीके से दे सकता है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद स्टडी IQ, and for more of such videos please stay connected with Study IQ. Thank you.